आज की चर्चा का जो प्रमुख विषय है वो झारखंड से जो उसकी औद्योगिक नीति है, विस्थापन है, पुनर्वास नीति है और जो अन्य नीतियां हैं और साथ ही जो इसके प्रमुख उद्योग हैं और जो इसका स्थान है तथा औद्योगिक विकास है, तो इसको एक मंच के रूप में जो है सिलेबस में लिया गया है। तो इससे आने वाले जो पीटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान या कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ए कि झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में लाई गई थी। बी, झारखंड में द्वितीय औद्योगिक नीति पर सिर्फ लघु उद्योगों पर बल दिया गया। सी, झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 में लाई गई थी। और डी, झारखंड निर्यात नीति 2017 में लाई गई। तो इसका जो पहला ऑप्शन है केवल है, दूसरा ABC, तीसरा AC और चौथा सभी। तो इसमें से जो सही है वो तीसरा ऑप्शन है, जो केवल A और C जो है वो सही है। जिसके अंतर्गत कि झारखंड की जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो 2001 में लाई गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि तुरंत जो है वो वर्ष 2000 में झारखंड 28वां राज्य के रूप में बिहार से पृथक हुआ और राज्य में इसकी बड़ी आवश्यकता थी, चूँकि राज्य जो है मिनरल रिच जो है वो स्टेट है। और जो ये प्रथम औद्योगिक नीति थी, इसके अंतर्गत हमने जो है इसे 10 वर्ष का लक्ष्य रखा गया। आरंभ में पहले हमने जो है इसके लिए 4 वर्ष का लक्ष्य रखा था, यानी जब ये अगस्त 2001 से शुरू हुआ तो 2005 का लक्ष्य था, लेकिन बाद के दिनों में इसे मार्च 2011 तक एक्सटेंशन दिया गया। यानी ये 10 साल की औद्योगिक नीति थी और इसमें उल्लेखनीय बात है कि 10% का लक्ष्य रखा गया। बाद के दिनों में ये जो इसका जो लक्ष्य है वो उसे लक्ष्य से बहुत सामने था, करीब था, 8 से 9% के बीच था। और इसके अंतर्गत जो है हमने बृहत, उसके बाद मध्यम, फिर लघु, कुटीर उद्योगों सभी क्षेत्रों पर जो है बल दिया गया था। प्रथम बार जो है हमने औद्योगिक पार्क पर जो है वो बात की थी। साथ ही आगे हम देखेंगे कि कैसे इसके जो है मुख्य वो बिंदु हैं क्वेश्चन के माध्यम से। और दूसरा इसका जो सही जो ऑप्शन है अगला जो सी कि झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 में लाई गई थी, ये भी सही है। क्योंकि 2016 में अगर आप देखें तो बहुत सी औद्योगिक नीति झारखंड में लाई गई 15 और 16 में, और इसके माध्यम से जो है आप देखिए कि 2017 में जो मोमेंटम झारखंड है वो इसी नीति का एक परिचायक है। और इसके अंतर्गत भी बहुत सारी बातों को लाया गया। फिर जो झारखंड निर्यात नीति 2017 थी वो गलत है, क्योंकि ये 2015 में आई और इसके अंतर्गत जो है वो ये बात की गई कि स्टेट जो है वो किस प्रकार से जो है औद्योगिक रूप से वो आगे बढ़े। तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर है वो तीसरा है, A और C। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। पहला, झारखंड क्रय नीति 2015। दूसरा, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2015। तीसरा, झारखंड फिल्म नीति 2015 और चौथा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008। तो इसका जो गलत है वो झारखंड क्रय नीति है, वो 2014 में आई थी, 2015 में नहीं आई थी। तो इस प्रकार जो सौर ऊर्जा नीति 2015, फिर झारखंड फिल्म नीति 2015, उसके बाद झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 वो सही है। तो ऐसे में जो इसका पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान को मेडिको सिटी के लिए चुना गया है। तो पहला रांची, दूसरा इटकी, तीसरा खूंटी, चौथा घाटशिला। तो जो इसका सही उत्तर है दूसरा है इटकी, जो कि रांची जिला का भाग है और ये मेडिसिनल जो है इसको एक सिटी के रूप में, एक जो हॉस्पिटल हब के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। और वर्ष 2016 में ही इसके लिए नीति बनाई गई थी, जब इसके तत्कालीन सचिव नितिन मदन कुलकर्णी थे, स्वतः सचिव। उन्होंने 918 करोड़ जो है वो बजट इसके लिए केंद्र से मांगा था और आयुष्मान भारत के तहत भी इस पे जो है काफ़ी बल दिया गया था और 30 एकड़ जो है इसके लिए जगह भी चिन्हित किया गया। इसके लिए आज भी कार्य जो किए जा रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है इटकी। अगला प्रश्न है कि झारखंड
में सिंगल विंडोज क्लियरेंस व्यवस्था कब लागू हुई? तो पहला 2015, दूसरा 2016, तीसरा 2017 और चौथा 2018। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है, यानी ए 2015 में जो है ये लागू हुआ था। और इसके तहत जो है, चूँकि जैसा मैंने बताया कि दूसरी औद्योगिक नीति 2012 के बाद ये महसूस किया गया कि औद्योगिक निवेश को अगर बढ़ाना है तो स्टेट में लाल फीताशाही या ऑफिसवाद से दूर हटना पड़ेगा और एक सिंगल डोर बनाना पड़ेगा जहाँ की निवेशक जो है वो आकर्षित हों। और इस सिंगल विंडो सिस्टम के लिए झारखंड सरकार को भारत में प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ था उस समय। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2015, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मोमेंटम झारखंड के लक्ष्य के अनुसार कुल कितनी राशि के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो पहला है 2 लाख करोड़, तीसरा 3 लाख करोड़, दूसरा 3 लाख करोड़, तीसरा 4 लाख करोड़ और चौथा 5 लाख करोड़। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा है 3 लाख करोड़। जैसा मैंने बताया कि 2016 में निवेश नीति आई और जिसे हम तीसरी औद्योगिक नीति मानते हैं, और उसके बाद 2017 में उसके अनुरूप मोमेंटम झारखंड रांची में किया गया, जिसमें कि करीब 210 मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए गए कंपनीज द्वारा। और झारखंड निवेश बोर्ड के माध्यम से जो है वो एक लक्ष्य रखा गया कि 3 लाख करोड़ का जो है वो झारखंड में निवेश तय हो। इसके तहत जो है इस्पात है, उसके बाद ऊर्जा है, आधारभूत है, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी निवेशक आकर्षित हुए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि स्टेट जो है मिनरल रिच है और इसकी जो लाभकारी उपयोगिता है वो बहुत अधिक है। ऐसे में जो निवेशक का महत्वपूर्ण ध्यान यहाँ के खनिज पर रहता है, तो इसके लिए जो है सरकार ने नीति बनाई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, पर्यावरण क्लियरेंस के लिए झारखंड में सरकार ने फीस घटाई है। दूसरा, झारखंड वेंचर कैपिटल के लिए गुजरात वेंचर का चयन किया गया है। तीसरा, ग्राम विकास समितियां 5 लाख तक का कार्य करा सकती हैं। और चौथा, झारखंड के कृषकों के विश्व बाजार में जाने के लिए ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड समिट का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया। तो इसका जो असत्य है कथन वो चौथा है, क्योंकि झारखंड के जो कृषक विश्व बाजार में जो जोड़ने के लिए, आप देखिए, जाने के लिए जो ग्लोबल एग्रो फूड समिट था वो कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया था। और 2018 में जो है रांची के जो खेल गांव में इसके लिए काफ़ी बड़ा जो है वो सम्मेलन हुआ और इसके तहत जो है काफ़ी स्थान को जो है झारखंड को बागवानी मिशन के रूप में चुना गया है। ऐसे में कई जिलों पर जो है वो लक्ष्य रखा गया। तो इसका जो असत्य है वो यही है। बाकी जो पर्यावरण क्लियरेंस के लिए सरकार ने जो है फीस घटाई है वो सही बात है, क्योंकि जितने भी निवेशक हैं या उद्योगपति हैं तो पर्यावरण से संबंधित जो मानकों को वो पूरा करें, इसको उत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया है। दूसरी बात है कि झारखंड में जो वेंचर कैपिटल है, अर्थात जो स्टार्टअप कैपिटल है, जो पूंजी लगाई जाए, तो उसके लिए गुजरात वेंचर का चयन किया गया है। तो एक प्रकार से वेंचर लिमिटेड है ये, जो कि एक अपने स्कीम के द्वारा, एक नीति के द्वारा यहाँ के स्टार्टअप को आकर्षित करेगी। तो झारखंड वेंचर कैपिटल जो है इसके लिए प्रमुख है। तीसरा है कि ग्राम विकास समितियाँ 5 लाख तक का कार्य करा सकती हैं, तो ये भी सही है। सरकार ने इसकी प्रतिबद्धता को 2018 में ही स्थापित किया था। तो जो सरकार की औद्योगिक नीति से संबंधित जो नीतियां हैं, बातें हैं, कैबिनेट के प्रस्ताव हैं और जो बिल हैं, उसको थोड़ा सा सचेत होकर हमें देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। और चूँकि यहाँ अर्थव्यवस्था की उपयोगिता बहुत अधिक हो जाती है झारखंड में, चूँकि वो आयरन रिस्ट है, कोयले रिस्ट है, बॉक्साइट रिस्ट है, तो ऐसे में इस प्रकार के जो टर्म्स है वो आपको परेशान कर सकते हैं। इसकी बारीकी को समझना चाहिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कुल निर्यात में लौह इस्पात का हिस्सा 2020-21 के अनुसार कितना है? तो पहला 40%, दूसरा
45%, तीसरा 48% और चौथा 52%। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा 48%। टोटल हमारा एक्सपोर्ट है उसमें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो आयरन रिच स्टेट भी है। यहाँ का जो पश्चिमी सिंहभूम है वो इसके लिए काफ़ी मशहूर है। नौमुंडी, फिर गुआ, चिड़िया, यहाँ इसकी झारखंड के अंतर्गत वो प्रमुख खाने हैं जहाँ से उच्चतम क्वालिटी का जो है वो लोहा निकलता है। और इससे रिलेटेड जो है वो स्पंज आयरन जो इंडस्ट्रीज़ है वो इस क्षेत्र में काफ़ी डेवलप्ड है पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो ऐसे में जो इसका तीसरा ऑप्शन है 48% वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस औद्योगिक नीति में निर्यात प्रोत्साहन हब के लिए जो है धनबाद को चुना गया था। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ कि झारखंड की किस औद्योगिक नीति के तहत निर्यात प्रोत्साहन हब के लिए धनबाद को चुना गया था। तो पहला है इसका प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय और चौथा चतुर्थ। तो इसका जो सही उत्तर है पहला प्रथम है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 2001 में ही जो निर्यात हब हैं या पार्क्स हैं, जो औद्योगिक पार्क हैं, उसके लिए जो है हमने चिन्हित किया स्थानों को। जैसे कृषि के लिए हमने 2001 में रांची और दुमका को चुना था, प्लास्टिक के लिए कोडरमा को चुना। अभी नगड़ी में जो है मंत्री द्वारा इसका शोध केंद्र भी और सेंट्रल प्लास्टिक केंद्र भी स्थापित किया गया है। तसर के लिए गोड्डा और चाईबासा को चुना, आज भी इसके लिए काम किए जा रहे हैं काफ़ी। फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्क के लिए नामकुम को चुना, सॉफ्टवेयर के लिए आदित्यपुर को चुना। तो उसी तरह धनबाद को निर्यात प्रोत्साहन हब के लिए चुना गया था, क्योंकि अब धनबाद की अगर स्थिति आप अगर देखें तो आप पाएंगे कि धनबाद जो है वो काफ़ी स्टेट से जो है उस समीप है और वहाँ से जो है पोर्ट भी वो समीप है। ऐसे में जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी सुलझ हो जाती है। राज्य का जो NH-33 है वहाँ से गुजरता है और एक हम कह सकते हैं कि जो फ्रेट कॉरिडोर की जो अवधारणा, औद्योगिक गलियारा की अवधारणा है, उसे ये बल मिलता है। बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार 2012 में इस प्रकार के फ्रेट कॉरिडोर पर सरकार ने द्वितीय औद्योगिक नीति में जो है लक्ष्य रखा और उसको चिन्हित किया। तो इसलिए जो है इसको निर्यात हब के लिए चुना गया है। तो इसका पहला ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2012 की झारखंड औद्योगिक नीति में शामिल नहीं था। तो पहला भूमि बैंक, दूसरा औद्योगिक गलियारा, तीसरा PPP मॉडल और चौथा नवाचार एवं स्टार्टअप। एक काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको अगर आप दिमाग भी लगाएं, क्योंकि भारत में 2015 के बाद जो है मेक इन इंडिया, फिर 2016 में स्टार्टअप स्टैंडअप आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद ही आया होगा। तो 2012 में जब औद्योगिक नीति आई तो इसमें जो इसके भूमि बैंक पर बात की गई, इसके माध्यम से सरकार ने निवेशकों को, औद्योगिक घरानों को भूमि उपलब्ध कराई। दूसरा, जैसा मैंने अभी तुरंत बताया कि औद्योगिक गलियारा जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके लिए जो है पतरातू, बारागुड़ा, फिर धनबाद के कुछ जो NH-33 के जो मूल क्षेत्र हैं उसको जो 25 किलोमीटर के दायरे को जो है एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की बात की गई। तीसरा जो PPP मॉडल है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, इसके तहत सरकार ने काम करने का लक्ष्य रखा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है नवाचार, वो इनोवेशन और स्टार्टअप जो है वो बाद के दिनों में आया। झारखंड में 2016 के में जो नीति आई तो इसके लिए जो है वहाँ से काम शुरू हुए। तो इस प्रकार आप जो है 2001 हैं, फिर 2012 हैं, इन दो प्रमुख औद्योगिक नीति को ध्यान में पढ़ें और 2016 को तो अच्छी तरह ही पढ़ें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। कभी कभी ये तीनों को मिला के जोड़ के भी पूछ सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के मामले में कितने प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या के मामले में TSC के विचार विमर्श को अनिवार्य किया गया है। तो ये पेचीदा सवाल है। इसका पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा 80%, तीसरा 90% और चौथा 100%। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है 100% सही है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो है पिछले JPSC में बहुत आए हैं, तो उसकी बारीकी को हमें समझना चाहिए। आने की संभावना भी बढ़ जाती है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पुनर्वास नीति बनी है, पुनर्स्थापन नीति बनी, तो
उसके तहत जो जनजातीय जनसंख्या है अगर वो प्रभावित हो तो जो TSC है, इसको भी आपको जानना है कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी ने जनजातीय सलाहकारी जो समिति है उसके विचार विमर्श से इस काम को आप पूरा कर सकते हैं यदि 100% आदिवासी या जनजाति इससे प्रभावित हों। तो ऐसा में जब तक TSC इसका अनुमोदन नहीं करे तो वो पुनर्वास और पुनर्स्थापन नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार ने एक नीति बनाई हुई है। तो यहाँ आपको बहुत बातों को जानना पड़ रहा है कि पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति क्या है, उसमें जनजातीय का जो पोर्शन है उसके प्रभावित पोर्शन क्या है, फिर TSC क्या है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन के माध्यम से 3 क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा 100% है। अगला प्रश्न है कि पुनर्वास सेटलमेंट के लिए कितने सदस्यीय न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा 5वां और चौथा 10वां। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला, तीसरा है। 3 यानी 3 सदस्यीय जो इसके लिए ट्रिब्यूनल होगा, जो न्यायाधिकरण होगा, उसका प्रावधान किया गया है ताकि पुनर्वास सेटलमेंट हो और लोगों को अगर परेशानी हो तो इस ट्रिब्यूनल में जाके दरवाज़ा को खटखटा के न्याय मांग सकते हैं। और इसको जो है काफ़ी सशक्त तरीके से राज्य में लागू किया गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ की लोगों का जो है आरोप है कि वो पुनर्वास का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति की समय सीमा कितनी है? तो पहला 2001 से 10, दूसरा 2005 से 10, तीसरा 2010 से 20 और चौथा 2015 से 2020। तो इसका जो सही उत्तर है 2015 से 2020। तो औद्योगिक पार्क भी हमने नीति बनाई, जैसे हमने बताया कि कपड़ा के लिए, प्लास्टिक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, हर्बल सामान के लिए, फिर खाद्य प्रसंस्करण के लिए हमने कई स्थानों का चयन किया है और इसके लिए हमने नीति बनाई हुई है कि 2015 से 20 तक जो है हम इसे पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत कैप्टिव इंडस्ट्री क्या है? यानी झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत कैप्टिव इंडस्ट्री क्या है? तो ये भी बड़ा थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रश्न है कि पहला, ऐसी कंपनी जो केवल निर्यात उन्मुखी हो, दूसरा ऐसी कंपनी जो स्वावलंबी हो, तीसरा ऐसी कंपनी जो MNC हो और चौथा ऐसी कंपनी जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित हो। तो जो इसका कैप्टिव इंडस्ट्री का जो उत्तर है वो दूसरा है, ऐसी कंपनी जो स्वावलंबी हो। इसके कंसेप्ट को जानना जरूरी है। जैसे हमने कैप्टिव पावर प्लांट बड़ा सुन रखा है, तो उससे आप समझें कि क्या होता है। सरकार ने एक नीति बनाई है जिसके तहत हर उद्योग को स्वावलंबी बनना है। यदि कोई स्पंज प्लांट है, मान लीजिए, अगर वो ऊर्जा जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए, वो बाहर से उसको मिले, DVC से मिले या अन्य राज्य से मिले, तो उस पर हमेशा आश्रित रहना पड़ेगा, उससे उसका पे करना पड़ेगा, या कभी टेक्निकल फॉल्ट हो तो उत्पादन प्रतिकूल प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर वो उसका जनन, ऊर्जा का जनन अपने करे, या वो कोयला के माध्यम से हो या थर्मल के माध्यम से या जल के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, डीजल के माध्यम से हो, यदि वो अपने करें ऊर्जा जनन, तो उससे क्या होगा कि वो स्वावलंबी हो जाएगा और ऐसे में उस पर जो है अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता नहीं रहेगी। तो ऐसे में इस प्रकार के जो पावर प्लांट है उसको कैप्टिव पावर प्लांट कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिनों में इस पर कई नीति लाई जा रही है। सरकार तो अब ये भी कह रही है कि जो इंडस्ट्री हैं वो कम से कम 5 मेगावाट जो है वो जो निकट के गांव हैं, शहर हैं, उसको उत्पादन दें या ट्रांसमिशन करें, और ऐसा सरकार कर रही है। अब चाईबासा के आसपास भी देखिएगा तो जो रुंगटा घराना है उसके माध्यम से भी ये कार्य किए जा रहे हैं, और भी झारखंड के कई स्थानों में आप इसको देख सकते हैं। तो एक प्रकार से ये PPP मॉडल का परिचायक है, और एक जो स्टार्टअप और ऊर्जा नीति, इसको भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ जो कैप्टिव इंडस्ट्री है उसका जो सही इसका उत्तर है वो दूसरा है, कि ऐसी कंपनी जो स्वावलंबी हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड फिल्म तकनीकी बोर्ड से संबंधित है? तो पहला विनय पाठक, दूसरा इम्तियाज अली, तीसरा अनुपम खेर, चौथा प्रियंका चोपड़ा।
क्योंकि ये चारों जो हैं वो झारखंड से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, अनुपम खेर। क्योंकि यहाँ अनुपम खेर ये तकनीकी फिल्म बोर्ड में अध्यक्ष बनाए गए थे, सलाहकार में इनकी भूमिका प्रमुख थी। लेकिन बाकी जो विनय पाठक, इम्तियाज अली, प्रियंका चोपड़ा, इनका कहीं ना कहीं संबंध जमशेदपुर और धनबाद से रहा है। तो झारखंड में जो 2012 में औद्योगिक नीति बनी उसके तहत जो है फिल्म इंडस्ट्री को भी ध्यान में रखा गया। फिर 2015 में इसके लिए फिल्म नीति बनी। 2017 में चलचित्र जो है विकास नीति बनी। इस माध्यम से जो है मल्टीप्लेक्स का निर्माण किया गया और जो यहाँ पर राज्य में जो क्षेत्रीय स्तर पर शूटिंग को प्रमोट करने के लिए जो क्षेत्रीय नागपुरी मूवी बनाए जाते हैं, संथाली मूवी हो या हो मूवी हो, इसको प्रमोट करने के लिए जो है ये तकनीकी बोर्ड बनाया गया है, जिसमें अनुपम खेर को जो रखा गया था। हाल के दिनों में जब ये बहुत बिजी रहते हैं और झारखंड में फिल्म नीति थोड़ी प्रभावित हो रही थी तो इनको हटाया भी गया है, लेकिन इनका संबंध जो है वो झारखंड फिल्म बोर्ड से है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। पहला, झारखंड दूरसंचार टावर एवं संबद्ध संरचनात्मक नीति 2015, इसका मिलान 2015 है। दूसरा, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति, उसका मिलान 2015 है। तीसरा, प्रत्यापन एवं सरेंडर नीति, इसका मिलान 2009 है। और चौथा, झारखंड सेवा संदाय कानून, जिसका मिलान 2013 है। तो जैसा कि मैंने कहा नीति बहुत प्रमुख है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है, क्योंकि झारखंड जो सेवा संदाय कानून, जिसे हम सिटीजन चार्टर कहते हैं, वो 2011 में कानून बन के रूप में विधेयक जो है वो झारखंड में लागू हुआ, कानून बना। जबकि भारत में अगर हम देखें तो 1997 में ही ये कानून बन गया था। तो इसके तहत जो है एक लिमिट समय तक आपका सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी प्रकार की जो कागजी आवश्यकता है उसको पूरा करने का एक लक्ष्य रखा जाता है। बाकी जो नीतियां हैं वो सही हैं। तो इस प्रकार जो चौथा इसका ऑप्शन है वो भारतीय सेवा संदाय कानून 2013 सही है, जो कि उसका उत्तर होना चाहिए 2011। अगला प्रश्न है कि झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2015 के तहत कौन सा कथन सही सत्य नहीं। तो पहला, 2020 तक इसका लक्ष्य 2650 मेगावाट रखा गया है। दूसरा, यह राज्य में 2003 रेगुलेटरी स्टेट रेगुलेटरी बोर्ड एवं 2001 के जेरेडा द्वारा संबंधित होता है। चौथा, सौर ऊर्जा नीति का लक्ष्य 20 वर्षों के लिए किया गया है। तीसरा, सौर ऊर्जा नीति का लक्ष्य 20 वर्षों के लिए किया गया। और चौथा, भारत में 4096 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा है, क्योंकि सौर ऊर्जा नीति का जो लक्ष्य है वो 10 वर्षों का है, यानी 2015 से 2025। अमूमन 5 और 10 ही वर्ष के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ भी आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हैं। और वर्तमान में जैसा मैंने बताया कि लक्ष्य तो है 2650 का, लेकिन 16 मेगावाट ही हम उत्पादन कर पा रहे हैं सोलर से। हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि राज्य में जो नया विधानसभा बन रहा है ये पूरी तरह सोलर सिस्टम पर आधारित होगा। जो खूंटी का जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो 100% सोलर जनरेटेड कोर्ट है। और सरायकेला में भी जो है सौर ऊर्जा नीति के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। तो स्टेट में मुझे लगता है कि थोड़े से निजी जो इसके प्लेयर्स हैं उनको लाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार के जो आधारभूत निवेश है वो कम ध्यान देते हैं। तो ऐसे में जो सरकारी प्रयास है उसको पीपीपी मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो जनरेशन है वो उत्पादन है वो थोड़े तकनीकी होते हैं। जैसे सुजलान एनर्जी है वो भारत में अच्छा कार्य कर रही है, और स्टेट में आप जाइएगा तो वहाँ जनरेशन भी बहुत ज़्यादा है इसका। तो इस प्रकार जो है इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एवं विनिर्माण नीति 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर लक्षित नहीं है। तो पहला देवघर, दूसरा धनबाद, तीसरा जमशेदपुर, चौथा रांची। तो इसका जो सही उत्तर है पहला देवघर है, क्योंकि जब ये 2016 में ये डिजाइन और निर्माण नीति लाई थी तो उसके लिए 200 एकड़ भूमि के तहत धनबाद, जमशेदपुर और रांची को चुना गया था, जहाँ की इलेक्ट्रॉनिक और इसे डिजाइन से रिलेटेड जो है हम इकाइयों को डेवलप करें। और 2016 से 26 तक, यानी 2016 से 2026 तक 10 वर्षों तक हमने 50 इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, जो कि अभी हमने इसे पूरा भी किया है। इसके तहत जो है मेक इन इंडिया हो, भूमि बैंक हो और पेटेंट को जो है इसके तहत जो है वो बढ़ावा मिलता है।
तो राज्य में इस प्रकार से जो है संगठित उद्योग को जो है इससे बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए हमने जो धनबाद, जमशेदपुर, रांची जो 3 बहुत बड़े शहर हैं उसका चयन किया है, जबकि पहला ऑप्शन देवघर इसका सही उत्तर है, जो कि लक्षित नहीं है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मशहूर टाटा कंपनी द्वारा किस वर्ष जगुआर लैंड रोवर कंपनी का अधिग्रहण किया? पहला 2007, दूसरा 2008, तीसरा 2009, चौथा 2010। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 2008। क्योंकि झारखंड में जो टाटा कंपनी है वो स्वतंत्रता से पहले ही वो मूल स्तंभ बनी हुई है और इसका योगदान झारखंड के निर्माण में काफ़ी है। आज भी कई लोग जो है इससे लाभान्वित होते हैं। आप अगर टाटा शहर जाएं तो वहाँ आपको खुद पता चल जाएगा कि किस प्रकार वो मेंटेनेंस करती है। तो यहाँ चूँकि टाटा घराना बहुत महत्वपूर्ण होता है झारखंड के लिए, तो इस प्रकार के जो बहुत बड़े बड़े अधिग्रहण हैं, चूँकि जगुआर लैंड रोवर जो कंपनी है वर्तमान में, उसका जो मूल मालिकाना है वो टाटा कंपनी के हाथ में है, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी और ये काफ़ी महंगे कार की श्रेणी में आता है। इसके जो मॉडल्स होते हैं गाड़ियाँ, वो करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर की होती हैं। आज भी इसके जो नए मॉडल है डिफेंडर, वो 2 करोड़ से ऊपर है, काफ़ी हाईटेक है। तो टाटा कंपनी ने, चूँकि ब्रिटिश कंपनी थी, उससे फिर फोर्ड ने भी खरीदा। तो टाटा कंपनी ने जब इसका अधिग्रहण किया 2008 में, तो इसे फोर्ड कंपनी से 9,200 करोड़ रुपया में खरीदा था। और आज भी हम देखें तो अपनी जो टाटा के द्वारा जो मॉडल निकाले जा रहे हैं, जो हैरियर है या नई सफारी है, उसमें D8 जो प्लेटफॉर्म है, जो कि जगुआर लैंड रोवर में अपने जो उसके मॉडल है रेंज रोवर, उसमें वो प्रयुक्त करती है, उसे टाटा कंपनी कर रही है। क्योंकि इसका जब अधिग्रहण टाटा कंपनी द्वारा हो गया है तो ये बहुत बड़ी जीत है। ये सिर्फ क्षेत्रीय ही नहीं, ये भारतीय शौर्य की बात है कि टाटा कंपनी द्वारा जो है इतने बड़े कंपनी को जो है वो खरीदा गया है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है दूसरा 2008। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लाह विकास योजना कब आरंभ हुई? तो पहला 2005, दूसरा 2006, तीसरा 2007 और चौथा 2008। तो इसका जो सही उत्तर है पहला 2005। चूँकि लाह जो है पूरे भारत में झारखंड का स्थान काफ़ी अच्छा है। 60% जो लाह है वो झारखंड से ही आता है और इसके लिए जो कई सारी चूड़ियाँ हैं, दवाइयाँ हैं या प्रसाधन के या सजावट के सामान लाह से बनाए जाते हैं। तो बस 2005 से ही जो है सरकार ने इस योजना को आरंभ किया और 2001 के औद्योगिक नीति में, प्रथम औद्योगिक नीति में भी हमने इस बात को लाया। और जो इसके होस्ट वृक्ष हैं, इसके तहत जो है यहाँ के मूल जनजाति हैं, सदान हैं, उनको प्रोत्साहन राशि भी सरकार देती है। आज भी हम देखें तो जो 2017 में इसको सरकारी विपणन लाह योजना भी एक स्कीम चलाई गई है, जो कि NGO के माध्यम से सरकार इसे डेवलप करने का प्रयास कर रही है। इसके जो होस्ट वृक्ष हैं जैसे जामुन है, साल है, इसके लिए भी काफ़ी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मूल रूप से जनजातीय क्षेत्रों में इसको लक्षित किया जा रहा है। तो रांची है, खूंटी है, इसके लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ब्रिटिश से आने के समय ही, यानी स्वतंत्रता से पूर्व ही, जो नामकुम में ला विकास सेंटर का भी स्थापना पूरे भारत में एकमात्र ये स्थान है जहाँ ला सेंट्रल रिसर्च है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 2005 वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों की पुष्टि करें। A, उत्पादन की दृष्टि से कनपुरा झारखंड का सबसे बड़ा खान है। B, क्षेत्रफल की दृष्टि से झरिया झारखंड का सबसे बड़ा खान झरिया है। तो इसकी पुष्टि के तहत पहला केवल A सही, दूसरा केवल B सही, तीसरा दोनों सही, चौथा दोनों गलत। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है दोनों गलत है, क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है। अगर आप देखें कि उत्पादन की दृष्टि से कनपुरा झारखंड का सबसे बड़ा खान है, वो गलत है। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप साउथ कनपुरा, नॉर्थ कनपुरा को मिला दें तो क्षेत्रफल के जिसके अंतर्गत जो है हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ के क्षेत्र आते हैं, तो वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में। और अगर आप उत्पादन की दृष्टि से देखें तो झरिया जो है वो सबसे बड़ा है, जो धनबाद में है। और राज्य में जो है आप देखिएगा कि 33% जो है वो परसेंटेज है कोयलरी का। 2018 के सर्वे के अनुसार 85,152 जो है MT जो है यहाँ पर रिजर्व है कोयला का। और इसके अनुसार जो है हमने अभी जो सरकार ने 22 जो निजी
क्षेत्रों को जो है यानी 22 जो कोल ब्लॉक है उसको निजी क्षेत्र को देने का फैसला भी किया है ताकि यहाँ इसका प्रोत्साहन मिले। और आरंभ में भी अगर हम देखें तो 1975 में जब राष्ट्रीयकरण हो उससे पहले वो निजी हाथों में ही थे, तो कुछ जो भाग हैं उससे सरकार ने ये फैसला भी लिया। तो ये कोयलेरी के मामले में पूरे भारत में जो है इसका प्रमुख स्थान है। और यहाँ पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो टोटल 63 जो है वो कोल माइंस हैं और अधिकतर वो धारवाड़ क्रम के आपको मिलेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है, दोनों गलत है।